गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आवाज आ रही है मेरी? चलो जी, बढ़िया। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है। आज ये खत्म करके ना, कल हमने क्या करना है, कल हम इसके ना पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इससे ना मैक्सिमम नंबर मतलब काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो एक बार इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल बैठ के सारे सोल्व करेंगे। वैसे तो मैं टॉपिक के साथ साथ करवा देती हूँ कुछ कुछ क्वेश्चंस, पीवाई क्यूज। बट आवाज आ रही है मेरी सबको? एम आई ऑडिबल टू यू? भैया मेरी साइड से तो आ रही है, आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? कुछ स्पेशल मैट्रिसेस पढ़ी थी ना हमने, स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस। पहली हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, है ना? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, फिर यूनिटरी मैट्रिक्स। हर्मिशियन में हर्मिशियन वाली कौन सी होती थी? जब ए स्टार बोले मतलब ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, वो किसके बराबर आ जाए? अपना मैट्रिक्स इटसेल्फ, है ना? ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करे तो मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। स्क्यू स्क्यू हर्मिशियन में क्या था? जब माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए, राइट? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी थी कि ए को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, या फिर ये भी लिख सकते हो यूनिटरी मैट्रिक्स, ए स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी थी अपनी? ए स्क्वायर करने पे मैट्रिक्स इटसेल्फ। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी। ठीक है। निलपोटेंट मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जिसकी कोई पावर के करने पे 0 आ जाए। के को हम क्या बोलेंगे? लीस्ट। के कोई भी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव इंटीजर। और के को हम क्या बोलेंगे? इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। क्लियर? फिर हमने देखा था एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था? कोफैक्टर वाली जो मैट्रिसेस थी हमारी, उनका ट्रांसपोज। फिर हमने ए इनवर्स निकालना सीखा था, राइट? ए इनवर्स किसके बराबर था अपना? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इनकी हमने फर्दर प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, एडजॉइंट की भी पढ़ ली है प्रॉपर्टीज, और इनवर्स की भी पढ़ लिया है। इतना सब हमने कवर कर लिया है। क्लियर? आज जो हम पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, दैट विल बी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। फिर हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है। इसके बाद पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल, जो इनको सोल्व करने में हेल्प करता है हमारी। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? ठीक है। पीछे वाले तक, यहां तक आप सारा टू बी रिमेम्बर, आपको ये सारा अच्छे से पढ़ना है बैठ के। ये वाला चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, जेई में तो स्पेशली। क्लियर? वैसे भी नहीं छोड़ना, अपने बोर्ड्स में भी मत छोड़ देना। ठीक है। चलो, तो अब मैंने ये एक क्वेश्चन दिया था आपको घर से करने को, दिया था ना? हमें ए इनवर्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, और हमसे पूछा गया ए बी का इनवर्स बता दो। तो ये रिवर्सल लॉ ही तो फॉलो करता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, राइट? ए इनवर्स अपने को दे रखा है, ये रहा। बी इनवर्स हम निकाल लेंगे। क्लियर? तो बी इनवर्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट क्या होगा? बी का मैट्रिक्स ये दे रखी है ना, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी 1 मल्टीप्लाई 3 -0। क्लियर? यहां से फिर यहाँ पे आएगा -2। एक मिनट भाई, थोड़ा सा साफ
से लिख देते हैं। फिर -2, दिस इज -1, फिर 0, फिर -2, दिस इज 2। क्लियर? So ultimate we will get 3 plus 2 minus 4 that will be equal to 1. तो determinant of B तो आ गया 1। अब हमें B इनवर्स निकालना है। B इनवर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B। वैसे तो मैंने ये एडजॉइंट मैट्रिक्स B की पहले भी निकलवाई थी, लास्ट लेक्चर में निकलवाई थी आपसे, ठीक है? अभी निकालो सारे। एडजॉइंट ऑफ B क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। पहले कोफैक्टर निकालते हैं इसके, तो यहाँ पे आएगा जी 3। फिर इधर वी विल गेट C12 will be first row, second column, this will be equal to minus of -1। clear? C13 will be equal to यहाँ से 2। फिर हमें C21 क्या मिलेगा? यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 minus 4 that will be equal to minus times of -2, this is 1। clear? And C23 will be minus of -2। क्लियर है? फिर अल्टीमेट वी विल गेट यहाँ पे C31 में दिस इज 6। इधर से हमारे पास आएगा माइनस ऑफ -2, दिस इज 3 plus 2 दैट इज 5। और इसका ट्रांसपोज, सो द मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ B विल बी इक्वल टू 3 2 6, दिस इज 1 1, this is 2 and this is 2 2 and 5। this is the adjoint of B and it is the B inverse matrix। क्योंकि हमारे पास adjoint determinant of B की वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी ना, तो adjoint of B वाली मैट्रिक्स ही B इनवर्स हो जाएगी। अब तो कुछ नहीं करना, अब तो हमें A B का इनवर्स चाहिए था, हमें B इनवर्स भी पता लग गया, A इनवर्स भी पता लग गया। लिख दो, दिस इज 3 1 2 2 1 2 6 2 5। ए मैट्रिक्स अपने को क्या दे रखी है? 3 - 15, दिस इज 5 -1 6 -2 and 1 - 5 2। this is A inverse matrix। now you have to just multiply, you will get the final answer। क्या आएगा भाई? यहाँ पे करो सारे मल्टीप्लाई। यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? दिस इज 9 - 30 + 30 9, दिस इज -3 + 12 - 12, यहाँ पे क्या आएगा? -3। फिर यहाँ से हमारे पास 3 - 10 + 12 दैट इज 5। क्लियर? और इधर से अपने जस्ट अ मिनट, ऐसे ही सेकंड वाली रो में अपने पास क्या आएगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अच्छा जी, फर्स्ट ऑप्शन हर्मिशियन मैट्रिक्स एक बार बता देती हूँ, कोई बात नहीं, एक इसके बाद बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 15 + 10, so this will be equal to -2, this is -1 + 6 - 4, यहाँ से हमारे पास आएगा 1, this is 0 and here we will get 1 0 and 2। this will be the required matrix and it is given in the option A या फर्स्ट ऑप्शन। तो वेरी गुड भाई जिन्होंने आंसर किया। हर्मिशियन मैट्रिक्स अभी बताते हैं, ये सबने नोट कर लिया? सबसे पहले B इनवर्स निकालना है, ठीक है? फिर उसके बाद B इनवर्स इंटू A इनवर्स, दैट्स इट। हर्मिशियन मैट्रिक्स बताते हैं एक बार। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? जब आप A स्टार मतलब एक का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या फिर पहले ट्रांसपोज ले लो फिर कॉन्जुगेट कर दो मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्लियर है? कोई भी आपको मैट्रिक्स दे रखी हो A11 A12 A21 A22, तो आप इसका पहले ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट कर दो या फिर पहले कॉन्जुगेट ले लो, ऐसे सब पे कॉन्जुगेट आ गया, फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स इटसेल्फ। अगर तो ये ऐसे आ रही है, मैट्रिक्स ही आ रही है, तो फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर ये माइनस ऑफ A के बराबर आ गई तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर? जैसे एक मैट्रिक्स देखते हैं 0 आयोटा, यहाँ पे ले लिया -i0 कॉम्प्लेक्स नंबर,
और इसका हमने ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लेना है, मतलब 0 आयोटा पे ये कॉन्जुगेट लिया, माइनस ऑफ दिस ये ले लिया जी. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 0 माइनस आयोटा, दिस इज आयोटा 0, इसका ट्रांसपोज. क्लियर? ये चेक करना था. तो ये क्या मैट्रिक्स आ गई? तो ऐसे चेक करनी है, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. इज इट ओके? चलो, लिख ली सबने? नाउ ये क्वेश्चन देखो, एक 2025 का क्वेश्चन है ये, अभी लेटेस्ट जनवरी शिफ्ट में आया था हमारे पास. ठीक है, क्या आया कि ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और ये वाली एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, ये सारी नॉन सिंगुलर है. नॉन सिंगुलर बोले तो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉन जीरो है, और डिटर्मिनेंट ऑफ इतनी ये जो बड़ी सारी मैट्रिक्स है हमारी ये वाली, ये भी नॉन जीरो है. तो उसने बोला, और सेम ऑर्डर की है सारी, उसने बोला कि इस ये जो साइड में इतनी बड़ी सी मैट्रिक्स दे रखी है ना, ए इंटू, यहां लिख देती हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, इसका भी इनवर्स दे रखा है भाई हमें, इस पूरे का इनवर्स निकालो. तो हमने क्या करना है? रिवर्सल लो. रिवर्सल लो ही तो फॉलो करता है इनवर्स. क्या आ जाएगा? बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स. पहले ही एक इनवर्स था, दोबारा से इनवर्स आ गया, और यहाँ पे आ गया जी ए इनवर्स. क्लियर? दो बार इनवर्स आ गया, तो अब ये किसके बराबर? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स. क्लियर है? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट. पहले बी इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करें? ये अंदर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, फिर बी इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई किया? एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स. बाहर एक ए इनवर्स चल रहा है हमारा, अब उसको मल्टीप्लाई कर दो. क्लियर? नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है. इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, इन दोनों को कंबाइन करके इस पूरे का इनवर्स. रिवर्सल लॉ ही तो फॉलो कर रहा है वो. यहां से इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी मैट्रिक्स, इसका पूरा इनवर्स. राइट? ऐसे क्यों लिखा, क्यों ग्रुप किया ऐसे? क्योंकि हमें ये पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन. या फिर उल्टा कर दोगे तब भी, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी करोगे तब भी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन. राइट? सो इट विल बी इक्वल टू बी इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, यहां से अपने पास बना डिटर्मिनेंट ऑफ बी का इनवर्स इंटू ए इनवर्स. क्लियर? अब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1/, यहां लिख देती हूँ, ए इनवर्स का या फिर इसका इनवर्स करेंगे डिटर्मिनेंट का, सो दिस विल बी 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये नॉन जीरो होना चाहिए, जो हमें पहले ही दे रखा है. क्लियर? यहां से हमारे पास अब देखो, ये भी यहाँ नीचे शिफ्ट हो गया, बी इनवर्स वाला जो डिटर्मिनेंट था, दिस विल बी इक्वल टू दिस. नाउ यू कैन सी, taking the LCM, determinant of A, determinant of B, what will we get? Like this. Clear? अभी अभी तो पढ़ के आए थे कि A इनवर्स किसके बराबर? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो यहां से A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके बराबर? एडजॉइंट ऑफ A. क्लियर? सो अल्टीमेट व्हाट विल वी गेट? यहां से वी विल गेट एडजॉइंट ऑफ B, ये एडजॉइंट ऑफ B बन गया, प्लस एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B. कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लाई किया, और ये तीन रिजल्ट ये वाले नोट करे. तो ये किसके बराबर आ गए? यहां से ऑप्शन देखो, ये आ गया जी डी ऑप्शन. डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन.
ये 2025 का क्वेश्चन है, सारे नोट कर लो, सबने नोट करना है। यस, डी ऑप्शन इज द राइट, जिन्होंने भी आंसर किया हुआ चैट बॉक्स में, वेरी गुड। यस, एमटीएस कर संगरूर बॉयज करके आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है? ये स्लाइड नोट कर ली सबने? ये वाली? ये भी नोट कर लो सारे। इज इट नोटेड? चलो जी, एक ही जगह से आया था हम सब। चलो, so मतलब कर लिया नोट। नाउ कमिंग ऑन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करें, रिपीट करना है? एक मिनट जी, कभी करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें दे रखा था कि ये सारी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब तीनों का डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। क्लियर? फिर बोला कि इनवर्स निकालो ये पूरी मैट्रिक्स का, इस पूरी मैट्रिक्स को उठा के इधर लिख दिया। ठीक है? और इसका क्या निकालना था? इनवर्स। इनवर्स निकालेंगे तो ये रिवर्सल लॉ फॉलो करेगा ना। ए इंटू ये कोई भी एक्स मैट्रिक्स दे रखी है बड़ी सी, इंटू बी, तो पहले बी इनवर्स, फिर ये बीच वाले का इनवर्स, फिर ए का इनवर्स। नाउ पहले इसको मल्टीप्लाई किया इन दोनों के साथ, ये रहा, है ना। फिर ये जो बाहर मैट्रिक्स थी ये वाली, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। क्लियर? फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू दिस, इसको ऐसे ग्रुप करके लिख दिया, ये लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया ग्रुप करके। क्लियर है? अब हमें ये पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन मिलेगा। तो हमने यही लिखा था, बाहर इनवर्स चल रहा है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वही लिखा है यहाँ पे। क्लियर? इस वाले स्टेप में। फिर टेक द एलसीएम, ये एलसीएम लिया। अब यहाँ पे बी इनवर्स था, बी इनवर्स के साथ आया डिटर्मिनेंट ऑफ बी, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी वाज देयर। likewise with a inverse we will get determinant of a like this, and ये किसके बराबर होता है? यहाँ से अभी तो देख के आए, ये देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो हुआ है, एडजॉइंट ऑफ बी प्लस एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब थोड़ा सा घुमाने वाला सा क्वेश्चन था, बट स्टेप्स बड़े इजी थे इसके। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? चलो, जिन्होंने कहा था रिपीट करने को उनका क्लियर है? चलो जी, अब हम चलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे। इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या मतलब है? बहुत सारी इक्वेशंस का सिस्टम, राइट। अब लेकिन आपका जो अभी आप 12th में हो जैसे, तो यहाँ पे अपने को मोस्टली 3x3 का ही देखने को मिलेगा। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, this is a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. Now what we have to do, अब हम इसको थोड़ा सा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एक मैट्रिक्स बना ली, a1 b1 c1, a2 b2 c3 c2, a3 b3 c3, like this। यहाँ पे एक और मैट्रिक्स x y z एंड दिस इज इक्वल टू d1 d2 एंड d3। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई? ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप की, राइट। वेयर ये वाली जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये हो गई मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, और ये मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ये अपनी 3x3 की मैट्रिक्स है, ये 3x1 की मैट्रिक्स है, ये भी 3x1 की मैट्रिक्स है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? ऐसे हम इसको
नोटेट कर सकते हैं। जैसे हम छोटी क्लासेस में जब अपने पास दो टाइप की आती थी ना, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास ये आता था छोटी क्लासेस में, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, या फिर ये लिख सकते हैं ए वन एक्स, ये लिख देते हैं, एक सेकेंड ना, ये लिख देते हैं। छोटी क्लासेस में हम ये पढ़ के आए हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू डी वन, लाइकवाइज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू डी टू, है ना। और हम अपने मेथड लगा देते थे, या तो आप लगा देते थे एलिमिनेशन मेथड, या फिर हम लगा देते थे सब्सटीट्यूशन मेथड। क्लास 10th में बहुत से क्वेश्चन करे होंगे ऐसे, 9th और 10th, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये तीनों में से कोई भी मेथड हम लगा के एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेते थे, राइट। इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ये 2x2 की मैट्रिक्स के लिए हो गई, जैसे A1 B1 A2 B2, दिस इज एक्स वाई, और यहां से आ गया D1 D2। क्लियर, दिस इज A x इज इक्वल टू B। ये हो गई 2x2 मैट्रिक्स के लिए नोटेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये हो गई 3x3 के लिए। इज इट क्लियर? तो यहां से अपने को यही दे रखा है कि तीन इक्वेशंस है, तीन अननोन्स हैं। ये हमने मैट्रिक्स की नोटेशन लिखी है। इस वाली मैट्रिक्स को, जो ये हमने बनाई A1 B1 C1 वाली, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। एक्स अपनी कॉलम मैट्रिक्स है अननोन्स की, अभी नहीं पता, वो वेरिएबल्स है हमारे। क्लियर। ऐसे ही जो D1 D2 D3, दिस इज द मैट्रिक्स B एंड दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इज इट नोटेड? ये था नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम पे। होमोजीनियस सिस्टम क्या होगा? जब D1 D2 D3, मतलब वो जो बी मैट्रिक्स अपनी बन रही थी ना, ये वाली कहाँ गई वो, ये रही। अगर ये अपनी जीरो मैट्रिक्स हो जाए तो फिर हमारे पास जो सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है? होमोजीनियस। ठीक है, ये ए एक्स प्लस इज इक्वल टू बी रिड्यूस होके क्या बन जाए? ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन सच अ सिस्टम इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर एक भी D1 D2 D3 में से एक भी नॉन जीरो हो गया तो फिर हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। अगर वो सारे ही जीरो के बराबर है, देन द सिस्टम विल बी होमोजीनियस सिस्टम। क्लियर? इसका मतलब ये नहीं है कि सबको नॉन जीरो होना पड़ेगा, D1 D2 D3 को नॉन होमोजीनियस के लिए। अगर एक भी हो जाता है, मान लो D1 हो गया, D2 और D3 नहीं है, वो जीरो ही है, चलेगा। क्लियर? ऐसे ही D2 हो गया, D1 और D3 नहीं है, चलेगा नॉन होमोजीनियस में। क्लियर? अगर सारे ही जीरो, देन हम कहेंगे कि वो होमोजीनियस में है। नाउ कमिंग ऑन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट टर्म। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट मतलब, कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन जो है ना, वो क्या करेगा? सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल एग्जिस्ट। क्लियर? अब वेदर इट इज यूनिक भी हो सकता है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। क्लियर है? सेकंड आता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में क्या होगा कि नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। क्लियर? अब हम इसी पे ही केस देखेंगे कि कैसे केसेस हमारे बनते हैं। क्लियर टू एवरीवन? इज इट नोटेड? नोट कर लो भाई सारे। कर लिया नोट?
चलो अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एक बात देखो सारे, पहले 2x2 मैट्रिक्स का देखते हैं। फॉर 2x2 मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी इक्वेशन, a1x a2 b1y इज इक्वल टू c1 लिख देते हैं यहाँ पे, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। नाउ वी हैव द मैट्रिक्स व्हाट, हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी कोफिशिएंट वाली, a1 b1 a2 b2, राइट। यहाँ पे अपने पास आया xy और ये मैट्रिक्स बन गई c1 c2। क्लियर है। अब इधर से हमें तीन चीजें देखनी है। पहला डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज a1 b1 a2 b2। क्लियर, पहली चीज। सेकंड डेल एक्स, या इसको हम ये बोलते हैं कि x के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट, ये कैसे निकालेंगे हम, दिस विल बी, जो ये x की पोजीशन थी, x के कोफिशिएंट्स थे a1 और a2, इसकी जगह लिखना है c1 c2 एंड रेस्ट इज सेम। क्लियर। थर्ड दिस, अब क्या करना है, x वाले कोफिशिएंट्स तो एज इट इज, y वाले जो कोफिशिएंट्स थे उनकी जगह c1 c2, ये तीन टर्म्स। पहले वाले में x के हमारे चेंज हुए कोफिशिएंट्स और दूसरे वाले में y के कोफिशिएंट्स। इज इट क्लियर। एक बार नोट करो ये सारे, फिर चलते हैं सॉल्यूशन निकालने पे। कर लिया नोट। चलो तो अब एक बात बताओ, जब हम छोटी क्लासेस में या फिर 10th में हम ये पढ़ते थे कि सॉल्यूशन नेचर जो होगा सॉल्यूशन का, या तो वो यूनिक होएगा अगर कंसिस्टेंट है। यूनिक सॉल्यूशन में हम छोटी क्लासेस में ये लिखते थे ना, a1/a2 b1/b2 c1/c2, दिस विल नॉट बी इक्वल टू दिस, यस और नो, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर, मतलब a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a, जो हम ये अभी अभी बोल के आए, इसको ये बोल के आए ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0। दिस इज यूनिक सॉल्यूशन के केस में। इज इट क्लियर। ऐसे ही जब हम चलते थे सेकंड कि नो सॉल्यूशन, अगर देखे नो सॉल्यूशन के केस में क्या था, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। सो दिस विल बी b1 c2 माइनस b2 c1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर, क्लियर टू एवरीवन। लाइकवाइज डेल y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया नो सॉल्यूशन का केस। अब हम चल रहे हैं थर्ड, यहीं पर ही लिख देते हैं। थर्ड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 a2 b1 b2 is equal to c1 c2. So this will be del is equal to 0, del x is equal to 0, del y is equal to 0. Is it clear to everyone in the class? ये था 2x2 मैट्रिक्स के लिए। कर लिया नोट। चलो तो 3x3 मैट्रिक्स की जब बात करेंगे तो ये सिस्टम है हमारे पास। यहाँ पे देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो एक डिटर्मिनेंट डेल इससे डिनोट किया हुआ है, इसको डेल x से डिनोट कर लो। क्लियर, फॉर
कि कंफ्यूजन ना हो, इसको इससे डिनोट कर लो। यहाँ पे देखो, जब हमने फर्स्ट x का कोफिशिएंट चेंज किया तो d1 d2 d3, y का कोफिशिएंट और c का कोफिशिएंट z का कोफिशिएंट विल बी सेम। लाइकवाइज डेल y में हमने y का कोफिशिएंट चेंज किया, डेल z में हमने z का कोफिशिएंट चेंज किया विद द मैट्रिक्स ये वाली बी मैट्रिक्स। क्लियर? नोट कर लो भाई सारे। कर लिया नोट? ठीक है, तो इसमें भी तो सेम ही होगा ना। पहला #1 कि सिस्टम कंसिस्टेंट है और उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, डेल नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर? और आप x y और z की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, ये हो गई यहां से x की वैल्यू, मतलब डिटर्मिनेंट x के रिस्पेक्ट में चेक करके फिर डिवाइडेड बाय ये वाला डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय दिस वन। क्लियर? ऐसे ही y के लिए डेल y अपॉन दिस एंड z के लिए दिस इज दिस। यहां से आपके पास x y z की वैल्यूज भी आ जाएंगी। दिस इज फॉर यूनिक सॉल्यूशन। व्हेन इट कम्स टू सेकंड, व्हेन इट कम्स टू नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के केस में दिस विल बी 0, बट एटलीस्ट वन ऑफ डेल x डेल y और डेल z शुड बी नॉन जीरो। कम से कम एक अगर नॉन जीरो मिल जाता है तीनों में से, जरूरी नहीं है सारे ही मिल जाए, लेकिन अगर कम से कम एक भी मिल जाता है यहां से नॉन जीरो, इफ डिटर्मिनेंट इज 0, देन हम कहेंगे कि सिस्टम के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? नाउ कमिंग ऑन #3, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के केस में क्या होगा, यहां से डिस्क्रिमिनेंट डिटर्मिनेंट विल बी 0, बट डेल x डेल y डेल z ये तीनों 0 होंगे। तब हम कहेंगे कि सॉल्यूशन जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट तो है, बट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लो भाई सारे इसको। ये क्रैमर्स रूल है, ठीक है, लिखा भी हुआ है। कर लिया नोट? चलो, तो यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमें चेक करनी है डेल्टा की, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, कि ये नॉन जीरो है या फिर 0 है। 0 हो गई, पहले तो नॉन जीरो हो गई तो यूनिक सॉल्यूशन सीधा सीधा। क्लियर? अगर हमारे पास 0 है, देन वी हैव टू चेक कि इनकंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट है। क्लियर है? कंसिस्टेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहां से हमारे पास, और यहाँ पे नो सॉल्यूशन। क्लियर? यही था जो पहले लिखा हुआ था।
अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें देखो ये दे रखा है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, 3x3 की बनेगी ना मैट्रिक्स, 3 अननोन्स है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी 4 -5 -2, दिस इज 5 -4 2 2 2 एंड 8। एक्स की मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, एक्स वाई जेड, एंड बी विल बी इक्वल टू 2 3 1। क्लियर। नाउ वी हैव टू चेक कि सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है हमें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, दिस इज 4, यहां से आएगा -32, दिस इज -4, यहाँ पे आया जी 5, फिर 40 -4 एंड दिस इज -2 -2, this will be 10 plus 8. So the ultimate answer will be 4 into 36 minus 144. This is 36 into 5. That will be 180. This is 18 minus 18 into 2. That is 36. So what will we get? इसकी वैल्यू तो 0 आ गई है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, पहले कट। क्लियर। नाउ चेक डेल एक्स, ये चेक करते हैं। इसके लिए x का कोफिशिएंट चेंज विद b वाले एलिमेंट्स की, ये जो b एलिमेंट्स दे रखे हैं b के, दिस इज -5 -4 2, y के कोफिशिएंट्स को कुछ नहीं कहना, z के कोफिशिएंट्स को भी कुछ नहीं कहना। इसका डिटर्मिनेंट चेक करो, दिस इज -32 -4। क्लियर। फिर +5, यहाँ पे आएगा 24 -2, दिस इज -2, दिस इज 6 + 4। सो हमारे पास यहां से क्या आया, दिस इज -72, इधर से हमारे पास आया +110, दिस इज माइनस, यहाँ पे आएगा जी 10 into 2, that is -20. So ultimate we get -92 + 110. Now you can see this is non-zero, right? और अगर एक भी डेल एक्स आ जाए, चाहे डेल वाई आ जाए, चाहे डेल जेड, अगर एक भी नॉन जीरो आता है तो हमारे पास सॉल्यूशन के पास कितने, सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन। सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। देन इनकंसिस्टेंट हुआ तो सेकंड गलत, थर्ड गलत, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? जस्ट वी हैव टू चेक द डिटर्मिनेंट लाइक दिस। कर लिया नोट सबने? रिपीट कर दें? अच्छा देखो, हमने सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली। कोफिशिएंट हमें क्या क्या दे रखे थे, 4 -5 2। ठीक है, यहाँ पे हमने सारे x के कोफिशिएंट लिखे हैं, इधर y के, इधर z के। यहाँ देखो 4 -5 और -2, फिर इधर 5 -4 2 2 2 एंड 8, दिस इज 2 3 1। क्लियर। ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन गई। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करा, अगर वो नॉन जीरो आ जाता मान लो, तो हम कह देते कि भाई इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, खत्म हो जाता क्वेश्चन, राइट। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 0। क्लियर है, 0 आया तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। अब हमें ये चेक करना है कि उसके पास नो सॉल्यूशन है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। उसके लिए अगर एक भी डेल एक्स, डेल वाई या फिर डेल जेड एक भी नॉन जीरो आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि नो सॉल्यूशन। अगर सारे ही जीरो होते हैं तो फिर हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? थम्स अप तो बड़े आ रहे हैं। यस, जिसने कहा था रिपीट कर दो MSJ करके, हाँ जी आपको क्लियर है? चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारे को सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है और उसने बोला है, उसने पहले ही बोल रखा है कि भाई सिस्टम के पास तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या मतलब, कि इसके पास इसकी वैल्यू भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, कहीं से भी चेक कर लो सबकी 0 आएगी, राइट। तो चलो चेक करते हैं। फिर हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले यहाँ देखो सारे,
ये लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि लैम्डा और म्यू दो अननोन्स चल रहे हैं, दिक्कत आएगी ना सोल्व करने में। तो ऐसा ले लेते हैं कि हमारे को पहले एक ही मिले, पहले हम ये वाई वाला हटाते हैं, डेल वाई से शुरू करते हैं। क्लियर? दिस इज 2 3 1। ठीक है, y का कोफिशिएंट चेंज किया तो यहाँ पे आया 3 4 -1। फिर क्या आया हमारे पास, लैम्डा 5 एंड 32। नाउ व्हाट यू विल गेट, दिस इज 2 और इसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी, है ना। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 1 मिनट, this will be equal to 0. So ultimate what will we get, this is 4 into 32, that is 128 plus 5. Clear? This is -3. फिर यहां से हमारे पास आएगा 6, दिस इज 96 -5 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ -3 -4, दिस विल बी इक्वल टू 0. नाउ अब आप यहां से इसको सोल्व करके क्या निकाल सकते हो इजीली, लैम्डा की वैल्यू निकालो सारे। चलो मेरे को चैट बॉक्स में आंसर करो कि लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। देखो इधर 2 × 128 + 5 कितना होता है, 133, राइट। दिस इज -3 मल्टीप्लाई यहाँ से 91, इधर हमारे पास क्या आया, -7 लैम्डा। नाउ यू कैन सी दिस इज 266 माइनस दिस इज 273 -7 लैम्डा, एंड यहाँ से हमारे पास बनेगा -7 दिस। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू -1। इज इट क्लियर? ऐसे ही आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, म्यू की। कैसे निकालेंगे म्यू की, अब हमें लैम्डा की वैल्यू तो पता चल ही गई है ना। सो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, या फिर यहाँ से हम सीधा डेल जेड कैलकुलेट करते हैं। डेल जेड कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज 2 3 1, जेड का कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे ना सारे, 7 2, यहाँ पे आएगा दिस, एंड यहाँ से व्हाट विल वी गेट, 3 4 -1। नाउ अब हमें इसको सोल्व करना है। दिस इज -2 प्लस 4 म्यू -7 ऑफ -3 -4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 म्यू -2। सो अल्टीमेट वी विल गेट -4 प्लस 8। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, दिस इज 49, दिस इज 9 म्यू -6। सो अल्टीमेट व्हाट विल वी गेट, यहां से हमारे पास क्या बनेगा, अच्छा इधर माइनस का साइन आएगा जो हमारा रह गया है, ये माइनस का आएगा। दिस इज म्यू प्लस 49 -6 -4, व्हाट विल वी गेट, 39। दिस विल बी इक्वल टू 0। सो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, अब यहां से -39। हमें क्या चाहिए था, लैम्डा माइनस म्यू। ये किसके बराबर आएगा, ये तो -1 आया था, लैम्डा की वैल्यू -1 आई थी ना, और म्यू की वैल्यू कितनी आई थी, ये। सो दिस इज 38। सो 38 विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? यस, जिनने भी 38 आंसर किया, वेरी गुड। सोल्व भी करते हो, इतनी जल्दी कैसे आ गया। नोट कर लिया सबने? ऐसा ही एक क्वेश्चन देखो 2025 में ही आया हुआ है, 23 जनवरी को, कि सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। क्लियर? आपको बताना है कि इसमें से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, पॉसिबल वैल्यूज। सबसे पहले तो नो सॉल्यूशन है, पहले तो अपनी वो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बनाते हैं फटाफट से, जल्दी से अपनी ये बनाएंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। 1 1 1, दिस इज 1 2 5,
यहां से 1 5 लैम्डा। क्लियर? बी मैट्रिक्स क्या बन रही है? 6 9 म्यू। नाउ इफ सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन then determinant of A will be 0, right? तो determinant of A will be equal to 0, इसका मतलब क्या है? This is 1 2 lambda minus 25, फिर यहां से -1 lambda minus 5 plus 1, this is 5 minus 2 will be equal to 0. क्लियर? अब ये किसके बराबर आ गया? सो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? दिस इज -17, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 17. अब देखो सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन भी गलत, बच कौन सा गया? ए और बी. नाउ यू हैव टू चेक बाय दीज, है ना? तो इसके लिए अब आपको क्या चेक करना है? नो सॉल्यूशन है, जस्ट अ मिनट. नो सॉल्यूशन है तो कम से कम एक तो हमारा नॉन जीरो होगा, है ना? या तो डेल एक्स डेल वाई या फिर डेल जेड. अभी हमें म्यू नहीं पता. क्लियर है? तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि डेल जेड, इसको एक बार नॉन जीरो लेके देखो, या फिर डेल जेड एक बार चेक करो कि क्या आ रहा है. नॉन जीरो भी मत लो, इसको चेक करो कि क्या आ रहा है. यहां से हमारे पास किसके बराबर आएगा? ये 1 1, दिस इज 1. यहां से 1 2 5, दिस इज 6 9 म्यू. इसको चेक करो, म्यू की वैल्यू बताओ. जल्दी से डिटर्मिनेंट सोल्व करो सारे. देखो इधर, दिस इज 1 2 म्यू 45 -1 म्यू -9 plus 6 5 -2. Clear? So this will be equal to this. Now you can see, अब 18 plus 9 ये कितना होगा? प्लस 27, एंड यहां से ये किसके बराबर? म्यू -18. तो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट? सो म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 18. क्लियर है? सो यहां से हमारे पास आएगा बी ऑप्शन एंड ए ऑप्शन विल बी डिस्कार्डेड. अच्छा, जब आप इसकी वैल्यू को आप पुट करोगे ना, व्हेन यू पुट इन डेल एक्स एंड डेल वाई, तो आपकी इसकी वैल्यूज आ जाएंगी 0. एक बार आप लोग चेक करना, ये आपका होमवर्क होगा. इसको चेक करना, डेल एक्स और डेल वाई में म्यू की जगह 18 पुट करके देखना, दोनों की वैल्यू 0 आ रही है. लेकिन हमें कह रहा था नो सॉल्यूशन है. नो सॉल्यूशन हुआ तो एक ना एक तो नॉन जीरो होगा ना इसमें से, तो दैट विल बी डेल जेड. सो म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 18. इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? ओके, yes, B option will be the right one. ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं. ठीक है, टेक इट एज अ होमवर्क. ए मैट्रिक्स बनानी है आपको, सबसे पहले हिंट दे रही हूं. कल यहीं से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल प्रीवियस ईयर ही डिस्कस करने हैं हमने इसके कल वाले लेक्चर में. तो सब प्रिपेयर होके आना. ये बन गई मैट्रिक्स ए. एक मैट्रिक्स हमने बनाई ये बी वाली, दिस इज 16 माइनस म्यू. क्लियर? अब वो कह रहे हैं इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब दिस विल बी इक्वल टू 0, है ना? तो इससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी
क्लियर। और यहां से फिर हमें एक इसकी वैल्यू निकालनी है 16 माइनस म्यू की। क्लियर है, तो आप डेल एक्स की वैल्यू से सोल्व कर सकते हो। यहां से म्यू की वैल्यू आ गई। क्लियर है, लैम्डा म्यू सेंटर दे रखे हैं उसने। फिर आपको क्या सोल्व करना है, रेडियस ही तो बतानी है। तो जो भी वैल्यू आएगी उसकी, दैट विल बी 4 लैम्डा माइनस 3 म्यू अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। ये है इसका प्रोसीजर। आप सबका होमवर्क क्या है आज का, आपको सब पहले डेल्टा की वैल्यू कल बताएंगे जी, इसका आंसर आज नहीं बता रही मैं। क्लियर। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको सोल्व करो, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में सोल्व करो, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूला में पुट करनी है। दिस विल बी योर होमवर्क। इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? यहाँ से हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स खत्म होता है। कल हम प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर सबको? यस। जब तो रिएक्शंस भी नहीं आ रहे, थम्स अप तो कर दो। ठीक है जी, पढ़ के आना सारे, कल प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।